नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। और आपको पता है हम कर रहे हैं सी टैट की प्रिपरेशन। सी टैट के साथ साथ अगर आप एचपीटीजीटी कमीशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। और इस क्लास के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, वैसे तो मैं एसएसटी और जीके के क्वेश्चंस ही मेनली आपके लिए हर बार लेके आती हूँ, लेकिन आज की जो क्लास है इसमें मैं आपके लिए एक दो क्वेश्चंस जो रहेंगे वो सीडीपी के भी रहने वाले हैं। और साथ में एसएसटी के कुछ क्वेश्चन हैं और प्लस जीके है। और साथ में एक दो क्वेश्चन हो सकता है करंट अफेयर के भी आपको मिल जाए। तो ये एक तरह से क्वेश्चंस का मिक्सचर आज की क्लास में रहने वाला है, जिसमें एसएसटी, जीके, सीडीपी सब कुछ एक ही क्लास में आपको देखने को मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस हैं, यानी कि ये सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू हैं। तो क्लास को मिस बिल्कुल नहीं करना है, क्लास को बीच में छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है। एंड तक क्लास को जरूर देखना है। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज क्लास को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके मुझे बताना ना भूलें कि आपको क्लास कैसी लगी, और क्लास को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए आते हो तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस या ऐसी क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं जो कि आपकी इस तरह के एग्जाम्स, जितने भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उनमें प्रिपरेशन करने में आपके लिए हेल्पफुल सभी क्वेश्चंस जो है वो रहने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये पॉलिटी, एसएसटी पॉलिटी से रिलेटेड जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत संविधान निर्माता किन्हें कहा जाता है। अब भारत के संविधान निर्माता किन्हें कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत का संविधान निर्माता जो है वो कहा जाता है। ठीक है, इनको बाबा साहेब अंबेडकर भी कहा जाता है। मंदिर प्रवेश आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था। और भी बहुत सारे जगह ऐसी है जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लिया जाता है, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही मौलिक अधिकार जो हमारा आर्टिकल 32 है उसको संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो जो बाबा साहेब अंबेडकर थे या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनको जो है वो संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनको संविधान निर्माता जो है वो कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इसको कह सकते हो। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाते हो तो उसमें ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख के आप जरूर लिखो कि ये क्वेश्चन जो है वो मेनली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन जो है वो रहता है। ठीक है, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत में जो हरित क्रांति है ये किससे संबंधित है। अब हरित क्रांति, श्वेत क्रांति या बहुत सारी क्रांतियों के नाम आपने सुने होंगे, तो ये अलग अलग चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि हरित क्रांति जो है ये भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि से रिलेटेड है। ठीक है, कृषि उत्पादन में वृद्धि से ये रिलेटेड है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हर क्रांति का अपना अपना एक महत्व था, अपना अपना एक आप वर्चस्व कह सकते हो वो था। ठीक है, तो जो हरित क्रांति है ये इस नाम से ही पता चल रहा है, हरित क्रांति जो है यानी कि हरी क्रांति। ठीक है, तो हरित क्रांति कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने से रिलेटेड ये क्रांति जो है ये है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, पॉलिटिका ही ये क्वेश्चन है कि भारत का संविधान जो है ये कब लागू हुआ था। मेनली इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार आपको पढ़ा चुकी हूँ, बहुत बार इस क्वेश्चन को मैं मैक्सिमम हर क्लास में ये लगभग डिस्कस हो ही जाता है ये क्वेश्चन। तो ये आपने बताना है कि ये संविधान जो था ये लागू कब किया गया था। अब भारत का जो संविधान है इसको बनाने में जो टाइम लगा था वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, यानी कि लगभग 3 वर्ष का टाइम ही लग गया था। तो ये जो संविधान बन गया था, ये तैयार जब हो गया था तो उस टाइम था 26 नवंबर 1949। ठीक है, उस टाइम जो टाइम था, आपसे अगर पूछा जाता है कि बनकर संविधान जो है वो कब तैयार हो गया था, तो आपने आंसर करना है कि संविधान जो है वो एक तरह से बनकर जो तैयार हो गया था वो हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया, इसको लागू कब किया गया, उसकी बात अगर हमसे पूछी जाती है तो वो था
26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? इसको क्यों नहीं 26 नवंबर 1949 को 1949 को लागू कर दिया गया? क्योंकि ये जो 26 जनवरी का दिन था, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन था। क्योंकि इस दिन 1940 में जब लाहौर अधिवेशन था, तो उस टाइम पर जो था वो एक घोषणा कर दी गई थी कि हम जो है वो 26 नवंबर वाले दिन ही गणतंत्र खुद को घोषित करेंगे। यानी कि ये जो गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा, उसी टाइम के बाद जब 26 जनवरी को जब ये संविधान लागू कर दिया गया, उसके बाद ही रिपब्लिक डे जो था वो इसी दिन सेलिब्रेट किया जाने लगा, ठीक है? तो भारत जो था वो पूर्णतः गणतंत्र बन गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। कुछ एक आर्टिकल्स जो थे, कुछ एक अनुच्छेद जो थे, वो उसी टाइम जब 26 नवंबर को जब संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो उसी टाइम इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे कुछ एक अनुच्छेद, ठीक है? बाकी जो पूरी तरह से संविधान को लागू किया गया था, वो 26 जनवरी 1950 को ही किया गया था। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हर बार ये जो एक तरह से 26 नवंबर और 26 जनवरी वाला जो एक तरह से पेचीदा सा क्वेश्चन बन जाता है, ये हर बार हर एस्पिरेंट्स को लगभग हर एग्जाम में ये परेशान करता है ये चीज। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। मैं आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से ये डिफरेंस आपको बता दिया है कि इसमें डिफरेंस होता क्या है, कि 26 नवंबर और 26 जनवरी इसमें फर्क क्या है, ठीक है? तो बनकर तैयार हो गया था, कुछ एक जो आर्टिकल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया था, लेकिन जो पूरी तरह से जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी को ही लागू किया गया था, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जीके का ये क्वेश्चन है कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है? तो गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी भी आप कह सकते हो, गंगा को आप भारत की पवित्र नदी भी कह सकते हो, गंगा को आप भारत की सबसे लंबी नदी भी कह सकते हो, ठीक है? तो गंगा आपको पता है गंगा का जो पानी है वो एक तरह से सॉरी, गंगा नदी का जो पानी है वो मतलब कभी खराब नहीं होता है। उसको आप चाहे कितना भी टाइम तक स्टोर करके रखो, वो उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं, ठीक है? वो पानी कभी खराब नहीं होता है। इसी वजह से भारत में इस नदी को एक देवी की भांति पूजा अर्चना की जाती है इसकी, और इसको एक माँ की तरह ही इसको पूजा जाता है। तो भारत में गंगा नदी का बहुत ज़्यादा महत्व है कि गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे पवित्र नदी कही जाती है, ठीक है? तो एक्चुअली एक बार एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा नदी जो है ये किस किस शहर के पास से गुजरती है? तो आपने सबसे मेन जो है हरिद्वार अपने नाम याद रखना है। हरिद्वार में जो है वो गंगा ही बहती है, ठीक है? वहां पर बहुत सारे लोग जो है वो पाप मतलब ऐसे बोला जाता है कि पाप धोने के लिए जाते हैं, या फिर अपनी जो भी उनके पूर्वज या फिर जो भी अपना कोई उनका निधन हो जाता है, उनकी अस्थियां विसर्जन करने के लिए भी गंगा हरिद्वार ही जाया जाता है, ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं जिन वजह से हम जो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी, उसको हम एक माँ की तरह पूजा करते हैं। उसकी एक भारत की सबसे पवित्र नदी ये कही जाती है, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? ये आ गया हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। जो एसएसटी है उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया कि जो अशोक था उसने किस धर्म को अपना लिया था बाद में? अशोक जो था उसके एक तरह से उसने एक कलिंग का युद्ध देखा था, उसमें उसने बहुत नरसंहार देखा था, ठीक है? तो उसने बाद में अपना जो एक धर्म था उसको बौद्ध धर्म में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जो अशोक था उसने, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है, ठीक है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीडीपी से रिलेटेड है कि इसमें पूछा गया है कि प्रोजेक्ट मेथड जो है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो जो प्रोजेक्ट मेथड है या प्रोजेक्ट थ्योरी है या प्रोजेक्ट आप विधि कह सकते हो, ये जो प्रोजेक्ट मेथड है ये डॉक्टर किल पैट्रिक के द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये जितनी भी थ्योरीज हैं या जितनी भी परियोजनाएं हैं या जितनी भी आपको ये मेथड्स आपसे पूछे जाते हैं, ये आपने हर तरह के मेथड याद रखने हैं कि कौन सा मेथड जो है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो प्रोजेक्ट विधि जो है ये किल पैट्रिक के द्वारा जो है वो दी गई है। इसी तरह से एक प्लेवे मेथड पूछा जाता है, फ्रॉबेल के द्वारा दिया गया है। किंडरगार्टन विधि पूछी जाती है। एक मॉन्टेसरी विधि पूछी जाती है। बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो वो आपने एक बार से पढ़ लेनी है जरूर, उसको एक बार नजर जरूर मार लेनी है कि कौन सी विधि जो है वो किसके द्वारा जो है वो दी गई है, ठीक है?
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि लर्निंग बाय डूइंग, जैसा कि हम टीचर्स जब क्लास में जाते हैं तो हम बच्चे को यही समझाते हैं कि बेटा लर्निंग बाय डूइंग जो है वो सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। मतलब कि खुद करके सीखो, स्वयं करके सीखना जो है वो एक सबसे बेटर तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है लर्निंग करने का। तो लर्निंग बाय डूइंग जो है ये किस शिक्षाविद का सिद्धांत है? अब ये किसके द्वारा ये लर्निंग बाय डूइंग का जो सिद्धांत था, स्वयं करके सीखो, ठीक है, करके सीखो, वो जो सिद्धांत है ये किस कौन से ऐसे विद्वान थे या कौन से ऐसे शिक्षाविद थे जिनके द्वारा ये सिद्धांत जो था उसका प्रतिपादन किया गया? तो वो थे, एक तो महात्मा गांधी जी थे, दूसरे थे जॉन डीवी, ठीक है। दो ऐसे महान व्यक्ति थे ये जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि आपने कुछ भी अगर सीखना है, आपको बहुत टाइम तक अगर कोई चीज याद रखनी है अपने माइंड में, तो वो लर्निंग बाय डूइंग सबसे बेटर तरीका है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर बच्चा जो है उस किसी भी काम को स्वयं करेगा तो बच्चा जो है वो बहुत टाइम तक उस चीज को वो याद रखेगा। मान लो कि हमने बच्चे को बताना है कि बच्चे जो है वो बीज कैसे उगाते हैं, ठीक है, एक बीज को कैसे उगाया जाता है, उस बीज को कैसे ग्रो किया जाता है। तो अगर हम बच्चे को एक पिक्चर दिखा देंगे या एक फोटो दिखा के बताएंगे कि बेटो ऐसे हम इस बीज को मिट्टी में लगाते हैं, ऐसे बीज उग जाता है, ऐसे बीज जो है उसमें से पेड़ या पौधा जो है वो निकल जाता है, तो बच्चे जो है वो इतनी आसानी से नहीं समझ पाएगा उस बात को। लेकिन जब हम बच्चे को ये प्रैक्टिकली करवा के दिखाएंगे, या हो सकता है स्कूल में या घर में भी बच्चे को हम कह सकते हैं, तो जब प्रैक्टिकली बच्चा स्वयं उस बीज को मिट्टी में रोपेगा, जब बच्चा जो है उस बीज में से स्वयं उस कोंपल को निकलते हुए देखेगा, उसमें से स्वयं एक अंकुरित होते हुए इस बीज को देखेगा, तो उस बच्चे की जो मेमोरी है उसमें ये याद रह जाएगा कि जो बीज है वो कैसे अंकुरित होता है। मतलब कि किसी भी, ये तो मैं सिर्फ एक आपको उदाहरण दे रही हूँ, अगर आपने बच्चे को किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी आपने बच्चे को समझाना है तो लर्निंग बाय डूइंग जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये महात्मा गांधी और एक जॉन डीवी है, उनके द्वारा ये सिद्धांत जो है वो दिया गया है। एक बेसिक एजुकेशन का जो फॉर्मूला है ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये कब हुआ था? अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये 1930 में हुआ था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इसको हम नमक कानून भी कहते हैं या दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन ये दोनों आपस में क्या रिलेटेड है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसके बाद ही दांडी मार्च जो था वो शुरू किया गया था। जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने अपने 78 अनुयायियों के साथ जो था वो पैदल या मार्च करके जो था वो नमक बनाया था, ठीक है, और नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये कब हुआ था, 1930 में ये हुआ था, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उसका रियल नेम क्या था, उसका असली नाम क्या था? अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम बात करते हैं तो इनका नाम क्यों ही इतना इम्पोर्टेंट तरीके से लिया जाता है? एक तो ये शासिका थी, ठीक है, एक महिला शासिका थी, इसलिए भी इनका नाम लिया जाता है। दूसरा, ये जो 1857 का जो युद्ध था, ठीक है, उस जिसको हम स्वतंत्रता की पहली लड़ाई मानते हैं, जो हमें स्वतंत्रता एक्चुअल रूप में मिली है उससे 100 वर्ष पहले की बात कर रही हूँ मैं, जब 1857 में पहली बार ये कोशिश की गई थी कि हमें गुलामी से आजादी चाहिए, ठीक है, हमें इन अंग्रेजों से आजाद होना है। जब ये विचार पहली बार जब जो किसी के मन में आया था तो उस टाइम पर जो ये रानी लक्ष्मीबाई थी ये शासिका थी, ठीक है। मतलब शासिका तो नहीं आप कह सकते हो, एक तरह से ये अपने झांसी को बचाने का इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया था। अब जो अंग्रेज थे उनको उनके द्वारा एक नीति निकाली गई थी उस टाइम पे, हड़प नीति, ठीक है। हड़प नीति निकाली गई थी, उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी राजा जो है वो निसंतान मर जाता है तो उसको पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं है। उस राजा के जो राज्य है या उसका जो जितना भी साम्राज्य है उसको अंग्रेज जो है वो अपने अधीन ले लेंगे। लेकिन जो रानी लक्ष्मीबाई थी इनके द्वारा एक पुत्र गोद ले लिया गया था और इन्होंने पूरा अंग्रेजों का विरोध किया था कि नहीं, हमें जो है वो
हमने झांसी को आपको नहीं सौंपना है, हमें झांसी को आपको नहीं देना है। हम जो है वो अपना जो दत्तक पुत्र है उसको झांसी के सिंहासन पर बिठाएँगे। तो इन्होंने मरते दम तक जो था वो अंग्रेज़ों के साथ मुकाबला किया था। झांसी को ये वापस नहीं अंग्रेज़ों को जो था वो नहीं देना चाहती थी। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा अम, याद रखी जाती है। तो झांसी की रानी जो थी इनका वैसे तो लक्ष्मीबाई इनका नाम था, लेकिन इनका जो रियल नेम था वो मणिकर्णिका था, ठीक है? इनका रियल नेम जो था वो मणिकर्णिका था, ठीक है? मणिकर्णिका या मणिकर्णिका जिसको हम कहते हैं, ये आपने याद रखना है। इन्होंने 1857 के युद्ध में बहुत ज़्यादा अहम रोल अपनाया था, दिया था, ठीक है? झांसी का नेतृत्व जो 1857 के युद्ध का था, वो इन्होंने ही किया था झांसी से, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी के चारों ओर ऐसी कौन सी गैस होती है जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है, ठीक है? ये तो वैसे आपको एक नॉर्मल जीके का ही क्वेश्चन आप कह सकते हो, ईवीएस का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी लेयर है जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों, जिनको हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, ठीक है, उन किरणों से हमें बचाती है। ऐसी कौन सी जो परत है, तो वो है ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर जो है ये हमें सूर्य से जो भी हानिकारक किरणें आती हैं उनसे हमें बचाती है, यानी कि एक तरह से आवरण आप कह सकते हो। एक उदाहरण के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो जिस प्रकार एक छाता जो होता है वो हमें धूप से, बारिश से बचाता है, उसी प्रकार जो है एक वायुमंडल में जो सूरज है वो उसकी डायरेक्ट किरणें हमारे शरीर के ऊपर ना पड़े, उसके लिए एक वायुमंडल के बाहर एक लेयर बनी होती है एक गैस की, उसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। वो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है, ताकि जो है कैंसर जैसी घातक बीमारियां जो है उनसे जो है हम बच सकें, ठीक है। तो ये जो ओजोन लेयर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पर्यावरण पराबैंगनी किरणों से हमें ये बचाती है। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ओजोन दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है? 16 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है ओजोन लेयर डे, ठीक है? वर्ल्ड ओजोन डे, ये जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता है डे सेलिब्रेशन भी एग्जाम में एक पूछा जाता है कि कौन सा डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो बहुत सारे डेज हैं जो सेलिब्रेशन आपने याद रखना है, लेकिन यहाँ से ओजोन की बात चल रही थी तो मैंने आपको बता दिया कि 16 सितंबर को जो है वो वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग शब्द जो है ये संविधान के किस भाग में है, ठीक है। ये जो शब्द है कि हम भारत के लोग, ये शब्द जो है ये संविधान के किस भाग में आता है? तो संविधान के प्रस्तावना में ये शब्द आता है, ठीक है। जो प्रस्तावना है इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। के मुंशी जो थे इन्होंने संविधान की कुंजी इसको कहा है, ठीक है। क्योंकि ये प्रस्तावना जो है आप उसी तरह से संविधान की कह सकते हो जिस तरह से एक आप विषय सूची कह सकते हो इसको, एक आप पूरे संविधान का एक निचोड़ आप कह सकते हो, सारांश आप कह सकते हो इसको। तो ये जो प्रस्तावना है इसका विचार मोतीलाल नेहरू या जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा ही दिया गया था, नेहरू जी के द्वारा ही दिया गया था ये विचार कि हमें संविधान में एक प्रस्तावना भी ऐड करनी चाहिए। तो प्रस्तावना का जो शुरुआत होती है वो इसी शब्द से होती है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो शब्द है इन्हीं से प्रस्तावना की शुरुआत होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? तो जीके का क्वेश्चन है और हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर एसएसटी का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पंचायती राज है, आपको पता है भारत में पंचायती राज जो था वो लागू कर दिया गया था बाद में। तो ये जो पंचायती राज था ये कब लागू किया गया था और कहाँ से सबसे पहली बार ये इम्प्लीमेंट जो था वो किया गया था, ये आपने बताना है। तो ये जो पंचायती राज है इसकी शुरुआत जो है ये राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। और राजस्थान से किस जिले से?
राजस्थान के नागौर जिले से इसको पहली बार लागू किया गया था और सन 1958 में इसको पहली बार जो था वो लागू किया गया था। यानी कि अगर सिंपल में मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो पंचायती राज है इसको पहली बार 1959 में जो था वो राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया था। सबसे पहली बार इसको वहां पर इम्प्लीमेंट जो था वो किया गया था। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, पॉलिटी से रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का रक्षक जो है ये कौन कहलाता है। संविधान का जो रक्षक है, संविधान की जो रक्षा करने वाला है वो कौन कहलाता है, वो है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम कहते हैं, ये जो है ये संविधान का रक्षक जो है वो कहलाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। जीके का ये क्वेश्चन है। तो भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को भारत के छत्तीसगढ़ जो भारत का राज्य है इसको धान का कटोरा जो है वो कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर धान की जो खेती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए धान का कटोरा इसको कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति जो थी उसका तात्कालिक कारण क्या था। तो तात्कालिक का मतलब होता है उस टाइम का कारण क्या था, जो रिसेंट जो उस टाइम था, उस समय जो कारण बना था 1857 के विद्रोह का, वो क्या बना था। तो वो बना था चर्बी वाले कारतूस। आपको पता है इसको सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है 1857 की क्रांति को, या फिर स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई भी कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो इसको नाम दिया जाता है वो सैनिक विद्रोह ही दिया जाता है, क्योंकि एक सैनिक मंगल पांडे नाम का जो सैनिक था उसके द्वारा ही ये विद्रोह जो था, ये जो संग्राम था 1857 का, ये शुरू किया गया था उस टाइम पर। यही चर्बी वाले कारतूस जो थे उस टाइम की 1857 की क्रांति का ये तात्कालिक कारण जो था वो बने थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य लोग जो थे कि भारत में कहाँ से आए थे। जीके का क्वेश्चन है या फिर आप हिस्ट्री का क्वेश्चन भी इसको कह सकते हो। तो ये मध्य एशिया से भारत में आए थे। आर्य जो थे ये मध्य एशिया से भारत में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीके का क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी ये किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी वो कुमार गुप्त के द्वारा, यानी कि गुप्त वंश के जो शासक थे कुमार गुप्त, उनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी ये की गई थी। ठीक है, याद रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस हैं ये। तो आज की क्लास के लिए बस इतने ही क्वेश्चन बन रहे थे। बहुत ज्यादा ब्रीफली डिस्कस करके मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस, तो प्लीज क्लास को जरूर शेयर करें। मुझे कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लासेस जो है वो कैसी लगती हैं। और इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग क्लासेस देखने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और एक बार चैनल पर विजिट भी जरूर करें। आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस या बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मेरे चैनल पर मिलने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।